सम्राट अशोक 10 पिताश्री की आज्ञा के अनुसार अशोक उज्जैनी में राजप्रतिनिधि का कार्य सुचारू रूप से संभालता रहा। उसके शासनकाल में प्रजा बड़ी ही सुली थी, उन्हें कोई शिकायत नहीं थी। मगध की राजधानी पाटलिपुत्र में राजा बिंदुसार का स्वास्थ्य बिल्कुल बिगड़ गया था। वह अपने अंतिम दिन गिन रहा था। परिस्थिति की गंभीरता को महसूस करते हुए प्रधानमंत्री, सेनाध्यक्ष तथा राजपुरोहित ने उज्जैनी से अशोक को तक्षशिला से सुषेण को पाटलिपुत्र बुलाने का निश्चय किया। सुषेण की यात्रा में रुकावट डालने के लिए अशोक के मित्र यश ने 2 नर्तकियों को तक्षशिला भेजा। अशोक अरण्य में आखेट करने गया। संध्या तक वह राजभवन लौटा और पत्नी से कहा, विदिशा, जंगल में आखेट करके मैंने बहुत जंतुओं को मार डाला। बहुत थक गया है। अब आप शारीरिक रूप से थक गए हैं। मैं उस दिन की प्रतीक्षा कर रही हूं जबकि जंतुओं को मारते मारते आप मानसिक रूप से भी थक जाएंगे, विदिशा देवी ने कहा। क्यों ऐसी बातें कह रही हो देवी? तुम तो जानती ही हो कि शासन कार्यों में व्यस्त मुझे आह्लाद पहुंचाने वाला यह विनोद कार्यक्रम ही एकमात्र कार्यक्रम है। मैं जंतुओं का मांस खाने के लिए आखेट थोड़े ही कर रहा हूं, अशोक ने कहा। इसका यह अर्थ हुआ कि आप केवल जंतुओं को मारकर आनंद का अनुभव कर रहे हैं, उपयोगहीन काम कर रहे हैं। यह तो और भी बुरा काम है, विदिशा ने कहा। आज मैंने एक बाघ को और एक चीते को अपने बाणों का निशाना बनाया। उन दुष्ट मृगों को मारकर मैंने अच्छा ही किया, नहीं तो वे बेचारे हिरणों व खरगोशों को मार डालते और खा जाते। मैंने उन्हें मारकर जंतुओं की रक्षा की। ऐसी स्थिति में मेरे कामों को उपयोगहीन कैसे कह सकती हो? ऐसा करके क्या मैं शक्तिहीन जंतुओं को प्राण दान नहीं दे रहा है? बलवानों से बलहीनों को बचा नहीं रहा है? ऐसा करके मैं क्या अपना मानवधर्म निभा नहीं रहा हूं? है न? अशोक ने पूछा। प्रभु, बाघ, शेर आदि जंतु अपने विनोद के लिए जंतुओं को मार नहीं रहे हैं। अपनी भूख मिटाने मात्र के लिए वे उन जंतुओं को मार रहे हैं। जंतु तो नहीं जानते कि धर्म अधर्म क्या है, बुरा क्या है और अच्छा क्या है, किंतु मनुष्य को इसका ज्ञान है। क्रूर जंतु साधु जंतुओं को मारकर खा जाते हैं। यह उनका सहज गुण है। अगर वे ऐसा नहीं करेंगे तो वे जी नहीं सकते। अपने आहार के लिए उन्हें ऐसा करना ही पड़ता है। किंतु विवेकी मनुष्यों की बात तो अलग है, विदिशा ने कहा। अशोक पत्नी की बातों पर मुस्कुराता रहा, पर मौन रहा। इतने में एक परिचारिका अंदर आई और अशोक को नमस्कार करती हुई बोली, वाराणसी से एक ज्योतिषी आए हुए हैं। वे प्रवेश मंडप में आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। विदिशा ने पूछा, ज्योतिषी? हाँ देवी, मैं तुमसे कहना भूल ही गया। वे केवल ज्योतिष ही नहीं बताते बल्कि ज्योतिष में बताए गए कार्यों की सिद्धि के सुलभ मार्ग सुझाने में भी दक्ष हैं। प्रमुख व्यापारी ललित दत्त के कहे अनुसार वे यहाँ महाकाल मंदिर का दर्शन करने पधारे हैं। मैंने ही उन्हें यहाँ बुलाया था, कहता हुआ अशोक बाहर चला गया। अशोक को देखते ही ज्योतिषी और ललित दत्त उठकर खड़े हो गए। ज्योतिषी गेरुवे रंग के वस्त्र पहने हुए था। माथे पर कुमकुम की बिंदी थी। गले में रुद्राक्षमाला लटक रही थी। अशोक के बैठने के बाद ज्योतिषी ने कोई मंत्र पढ़ा और अशोक के दाएं हाथ को अपने हाथ में लेकर हस्तरेखाएं तीक्ष्ण दृष्टि से देखने लगा। फिर आंखें मूंद लीं और थोड़ी देर बाद आंखें खोलकर कहा, शुभ घड़ियां आसन्न हो गईं। किसके लिए? अशोक ने पूछा। अपनी स्वतंत्रता घोषित कर देने की शुभ घड़ियां, ज्योतिषी ने कहा। किससे? अशोक ने आश्चर्य प्रकट करते हुए पूछा। अवंती राज्य के राजा हो जाने की शुभ घड़ियां समीप आ गईं। अवंती राज्य को स्वतंत्र घोषित कीजिए और सिंहासन पर आसीन हो जाइए, ज्योतिषी ने कहा। यह तो मगध सम्राट मेरे पिता के विरुद्ध किया जाने वाला विद्रोह होगा।
अशोक ने कहा, हाँ, यह सच है। आप महाराज बने, इसका यही एकमात्र मार्ग है। इसलिए इस मार्ग को अपनाने में कोई अपराध नहीं है। पाटलिपुत्र में महाराज का स्वास्थ्य बहुत ही चिंताजनक है। उन्होंने सुषेण को महाराज बनाने का निर्णय ले लिया। ज्योतिषी ने कहा, मेरे पिताश्री का स्वास्थ्य चिंताजनक है। अशोक ने आकुल हो पूछा। हाँ, फिर भी आपको इस स्थिति में पाटलिपुत्र जाना नहीं चाहिए। वहां आपकी जान का अंतरा है। कम से कम 1 वर्ष तक आपका उज्जैनी छोड़कर जाना अच्छा नहीं होगा, ज्योतिषी ने कहा। इतने में बगल से कोई आवाज आई तो अशोक ने मुड़कर देखा। खिड़की से कोई झांक रहा है। क्रोध से अशोक की भ्रिकुटियां तन गईं। दूसरे ही क्षण वहां से आए अपने मित्र यश को देखते हुए अशोक ने हंसकर कहा, आओ मित्र, आओ। आश्चर्य हो रहा था कि किसने खिड़की से झांककर देखने का साहस किया। ललित दत्त अनुमति लेकर वहां से निकलने लगा। ज्योतिषी भी जब जाने को उद्यत हुआ तब यश ने अपने म्यान पर हाथ रखते हुए कहा, एक पग भी आगे बढ़ा नहीं सकते हो। युवराज की उपस्थिति में ही एक ज्योतिषी का यह अपमान, ऐसी मान मर्यादा। ज्योतिषी ने नाराजी का नाटक करते हुए कहा, शत्रु के गुप्तचरों की मान मर्यादा है। कहते हुए यश ने ज्योतिषी की कलाई कसकर पकड़ ली और कहा, शिखर सेन, तुम मुझे नहीं जानते, पर मैं तुम्हें अच्छी तरह से जानता हूं। पाटलिपुत्र में सुषेण के भाइयों के साथ घूमते हुए मैंने तुम्हें देखा। तुम उनमें से एक हो जो अशोक को मगध साम्राज्य के राजा बनने से रोकना चाहते हो। इन्हें सिंहासन पर आसीन देखना नहीं चाहते। मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि तुम सुषेण को सम्राट बनाने के षड्यंत्र में भागीदार हो। अशोक को गुमराह करने के लिए ही यहां आए हो। स्वतंत्र घोषित कराकर अशोक को बदनाम करने का कुचक्र रच रहे हो। प्राणों की भिक्षा चाहते हो तो साफ साफ बता दो कि यहां किस उद्देश्य से आए। गरजते हुए यश ने पूछा। ज्योतिषी का चेहरा फीका पड़ गया। ललित दत्त भय से कांपने लगा। कौन है वहां, चिल्लाकर यश ने ताली बजाई। तुरंत 2 सिपाही वहां आकर खड़े हो गए। इन दोनों दुष्टों के हाथ पांव बांधकर कारागार में बंद करने की अनुमति चाहता हूं, यश ने अशोक से पूछा। अशोक ने हाँ के भाव में सिर हिलाया। सिपाही उन दोनों को खींचकर बाहर ले गए। आपको पाटलिपुत्र न जाने देने के लिए ही इन दोनों ने यह षड्यंत्र रचा। आपके सौतेले भाइयों में से कोई भी आपकी मदद करने तैयार नहीं। सब आपसे ईर्ष्या करते हैं। महाराज की मृत्यु के पश्चात आपको सिंहासन पर आसीन न होने देने के लिए वे षड्यंत्र रच रहे हैं, योजनाएं बना रहे हैं। महाराज का स्वास्थ्य क्षीण हो गया। वे किसी भी क्षण मृत्यु की गोद में लेट सकते हैं। उनके मरने के पहले वहां हमारा पहुंचना नितांत आवश्यक है। यह शिखर सेन तक्षशिला का नागरिक है। युवराज सुषेण का प्रतिनिधि बनकर पाटलिपुत्र की स्थिति गतियों का परिशीलन करता है। अगर आप में इस अवंती राज्य का राजा बनने की आशाएं हों तो वे मूर्ख सपने देख रहे हैं कि आपकी दृष्टि मगध के सिंहासन से हट जाएगी और आप उस बात को भुला देंगे। यश ने आवेश भरे स्वर में कहा। उपरांत उसने अपने पाटलिपुत्र जाने, उसके माता पिता से मिलने और उसके पिता के अनारोग्य के कारण उपस्थित समस्याओं का पूरा ब्यौरा दिया। राजा की अस्वस्थता के कारण हुए राजनैतिक परिणामों का विशद विवरण अशोक को दिया। मित्र, तुरंत पाटलिपुत्र जाना चाहिए। प्रधानमंत्री, सेनाध्यक्ष, राजपुरोहित तीनों मगध व उसकी प्रजा का कल्याण चाहते हैं। वे आपको राजा बनाने की आकांक्षा रखते हैं। कुछ स्वार्थी उच्चराज कर्मचारी अपने स्वलाभ के लिए सुषेण को राजा बनाने के लिए उतावले हैं। जो पाटलिपुत्र पहले पहुंचेंगे उन्हीं का राज्याभिषेक होने की अधिक संभावना है, यश ने स्पष्ट किया। अशोक कुछ नहीं बोला। गंभीर हो मौन बैठा रहा।
उसके मन में तरह तरह के विचार आने लगे। थोड़ी देर बाद वहां आई विशीदा ने यश को देखकर कहा, प्रणाम भैया। मालूम ही नहीं हुआ कि तुम पाटलिपुत्र से लौट आए। धीरे से मुस्कुराते हुए उसने कहा, अभी अभी लौट आया बहन, यश ने कहा। विदिशा ने अशोक की ओर मुड़कर कहा, पाटलिपुत्र से 2 दूत आए हैं। वे आपके दर्शन की प्रतीक्षा में हैं। अशोक मौन ही रहा, पर यश ने कहा, जानकर बड़ी खुशी हुई। मैं जानता हूं कि वे दूत किस काम पर यहां आए। युवराज अशोक को तुरंत पाटलिपुत्र जाना चाहिए। तक्षशिला में रहते हुए सुषेम को भी ऐसी ही खबर भेजी गई होगी। विदिशा ने पूछा, युवराज को तुरंत निकलना चाहिए? हाँ, जाना ही पड़ेगा, यश ने कहा। कारण? विदिशा ने पूछा। पिता जब मरणशैया पर हों तब पुत्र का वहां उपस्थित रहना नैतिक धर्म है। राजनैतिक दृष्टि से देखा जाए तो राज्याधिकार हस्तगत करने की सुषेम की योजना को विफल करने के लिए युवराज का राजधानी में रहना बहुत ही आवश्यक है। यश ने कहा, अग्रज को राज्याधिकार प्राप्ति से दूर रखना क्या अन्याय नहीं है? विदिशा ने धीरे पूछा। एक भाई होने के नाते ऐसा करना अन्याय अवश्य है, किंतु सुषेम राज्याधिकारी बना तो मगध साम्राज्य की जनता के साथ जानबूझकर अन्याय करना है। यह तो उससे भी बड़ा अन्याय है। जनता की रक्षा करना क्या एक राजा का प्रथम कर्तव्य नहीं? परिपाटी के नाम पर जनता के साथ होते हुए अन्याय चुपचाप देखते रहना अधर्म नहीं। उनका विरोध करने में स्वार्थ नहीं, परमार्थ है, यश ने कहा। विदिशा भाई की बातों पर चुप रह गई। यश ने अशोक से कहा, मित्र, और विलंब मत कीजिए। क्षण भर भी यहां मत रुकिए। हमारी आधी सेना यहां रहेगी और शेष आधी सेना आपके साथ आएगी, दृढ़ स्वर में यश ने कहा। आधी रात का समय है। एक विशाल कक्ष में मुलायम बिस्तर पर बैठकर मदिरा पीते हुए ग्रीक सुंदरी का नृत्य देखने में तल्लीन है सुषेम। अकस्मात वहां आई दोनों नर्तकियों को देखकर उसने पूछा, तुम दोनों यहां कैसे आई? आपकी दी हुई राजमुद्रिका की सहायता से ही यहां आई हैं, युवराज। नर्तकियों ने खुलकर हंसते हुए कहा। जिस काम पर गईं उसमें कामयाब नहीं हुई, उल्टे मूर्छों की तरह पकड़ लो गईं। गुप्तचरों से मालूम हुआ कि तुम दोनों अशोक की पत्नी की दासियां भी हो गईं। क्या यह सच नहीं? सुषेम ने पूछा। 100% सच है, युवराज। परंतु आपका सौंपा काम पूरा करने के उद्देश्य से ही हम वहां रुक गईं, नर्तकियों ने कहा। तुम्हारा मतलब? सुषेम ने पूछा। नर्तकियों ने ग्रीक सुंदरी की ओर देखा। सुषेम के इशारे पर ग्रीक सुंदरी वहां से चली गई। अब बताओ, उस नीच को तुमने मौत के घाट उतार दिया, उसे परलोक भेज दिया? सुषेम ने पूछा। कहीं आप हमें घोषित पुरस्कार देने का वचन भूल तो नहीं गए? पहले यह विषय बताइए, नर्तकियों ने पूछा। कैसे भूल जाऊंगा? मगध सिंहासन पर जैसे ही आसीन हो जाऊंगा, घोषित पुरस्कार से दुगना दूंगा। अब कहो कि उस दासी पुत्र को तुमने कैसे मौत के घाट उतारा? सुषेम ने उत्साह भरे स्वर में पूछा। हमने एक ही बार में उसे मृत्युलोक नहीं भेजा। एक प्रकार का विष आहार में मिलाया। उसके प्रभाव से अशोक पक्षाघात का शिकार हो गया। अब वह हमेशा बिस्तर पर पड़ा रहता है, उससे चला नहीं जाता, नर्तकियों ने कहा। विष और अधिक मात्रा में मिला देती और उसे सदा के लिए सुला देती, सुषेम ने थोड़ी सी निराशा भरे स्वर में कहा। हम ऐसा करती तो पकड़ी जाती। अब किसी को आप पर संदेह नहीं होगा। हम जिस काम पर गई सफल हुआ। जो उठकर बिस्तर पर भी बैठ नहीं सकता, भला वह राज सिंहासन पर कैसे आसीन होगा? नर्तकियों ने कहा। बहुत अच्छा काम किया तुम दोनों ने। सुषेम की खुशी का ठिकाना न रहा। उसने गले से रत्नहार निकाला और नर्तकियों को दिया।
इतने में किसी के दरवाजा खटखटाने की आवाज आई। आ सकते हो, सुषेम ने कहा। अशोक का प्रधान अंगरक्षक अंदर आया और कहा, प्रभु, पाटलिपुत्र से 2 दूत आए हैं। वे आपसे मिलना चाहते हैं। उन्हें प्रवेश करो, सुषेम ने कहा। दूत अंदर आए और सुषेम को प्रणाम किया। उन्होंने 2 पत्र उसे दिए। पहला पत्र प्रधानमंत्री व सेनाध्यक्ष का लिखा हुआ था। उस पत्र में लिखा हुआ था कि राजा का स्वास्थ्य बहुत ही चिंताजनक है, आप तुरंत राजधानी पहुंचें। दूसरा पत्र उसकी माता का लिखा हुआ था। उस पत्र में उसकी मां ने लिखा, तुमसे पहले ही अशोक के यहाँ पहुंचने की संभावना है। हो सकता है तब उसे ही राजगद्दी मिल जाए। इसलिए तुरंत निकलो और राजधानी पहुंचो। किसी भी हालत में देरी मत करना, यही उस पत्र का सारांश था। दोनों पत्रों को सुषेम ने पढ़ा, किंतु विषय की गंभीरता की उसने लापरवाही की। उसने जोर से हंसते हुए नर्तकियों से कहा, बेचारी मेरी मासूम माँ को मालूम नहीं कि तुमने अशोक की क्या दुर्गति कर दी। वह अनावश्यक ही घबरा रही हैं। मुझे जल्दी निकलने की कोई जरूरत नहीं है। मुझसे मिलने के लिए कल ग्रीक का एक व्यापारी आने वाला है। अपनी वस्तुओं को तक्षशिला में बेचने के लिए मैंने उसे अनुमति दे दी। प्रत्युपकार में वह मुझे एक कीमती मणि पुरस्कार के रूप में देने वाला है।